4 and experiment number 2। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर होगा टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 25 ml ऑफ नॉर्मल नेजल सॉल्यूशन। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरतुन नस्र। अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ कर। ये हमारा कोर्स प्लान है जो कि हमने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। हमने आपको इंट्रोडक्शन टू फॉर्म 406 जो कि डोजेज फॉर्म साइंसेस के बारे में बताया था पहले लेक्चर में। दूसरे में हमने आपको इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म बताया था। तीसरे लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म किया था टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स 10 ml के अंदर। अब हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं आज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 25 ml ऑफ नेजल सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक्सपेरिमेंट। हम चूंकि नेजल सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब वो नेजल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे या फिर हम नेजल इरिगेशन, ठीक है, के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि हमारे नाक का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो रखा है वो सूंघने, सांस लेने और हमें फॉरेन पार्टिकल से बचाने का है। अब फॉरेन पार्टिकल जो कि फिल्टर होता है हमारे नोज के अंदर मौजूद एपिथेलियल सीलिया की मौजूदगी की वजह से, जब कोई फॉरेन पार्टिकल इन एपिथेलियल सीलिया से टकराता है तो वो वहीं पर इसको स्टॉप कर देती है, इसको आगे इंटरनल नॉस्ट्रल की तरफ माइग्रेशन से रोकती है। नेजल सॉल्यूशन क्या चीज है? नेजल ड्रॉप या nasal solution are the drugs that are instilled into the nose with a dropper. अमूमन ये एक्वस होते हैं। क्योंकि ऑयली ड्रॉप अमूमन इनहिबिट कर देते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द नेजल म्यूकोसा। इसके अलावा ऑयली ड्रॉप क्या कर सकते हैं, अगर इनको ज्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लंग्स के अंदर ये लिपोइडल निमोनिया कॉज कर सकते हैं। हम चूंकि आज आपको नेजल सॉल्यूशन बनाना बता रहे हैं, तो नेजल सॉल्यूशन या फिर कोई नेजल प्रिपरेशन बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें नेजल प्रिपरेशन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बनाई हुई कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ड्रग must not be interfere with the cleaning action of the epithelial cilia of the nasal mucosa। यकीनन अगर नोज हमारी फिल्टर के तौर पे काम कर रही है तो जो हमारी ये सीलियरी एक्शन जो है, जो कि फॉरेन पार्टिकल को हमारे नोज के अंदर आने से स्टॉप कर रहा है, जो कि आगे जाके कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो फिर अगर हम कोई दवा ले रहे हैं और उसकी वजह से उसकी अपनी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो यकीनन फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें किसी किस्म की पैथोलॉजी को कॉज कर सकता है।
नेजल सॉल्यूशंस यूज होते हैं किसी मेडिकल कंडीशन के अंदर, जैसे कि नेजल कंजेशन या फिर कोई एलर्जिक राइनाइटिस। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी कंपनीज नेजल स्प्रे बना रही हैं। अब वो नेजल स्प्रे यकीनन कोई सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो दवा को हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर लेके जाएगा, लाइक इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर नोजिया। हम चूंकि नेजल प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें इस तरह की प्रिपरेशन बनानी है जो कि वो इसके इंटरनली जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो यकीनन एक फैक्टर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमने इस तरह से सॉल्यूशन बनाना है कि वो हमारी जो अंदर नेजल जो की पीएच है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो वहां पे मेंटेन रहे। यानी कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा तो वो अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ द नेजल सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू द नेजल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऐसा ना हो तो या हम कोई हाइपो या हाइपरटोनिक बना लें तो यकीनन इट विल डायरेक्टली हिट द सीलिया और वो उसको डैमेज भी कर सकता है। यही वजह है कि हम आज की प्रिपरेशन के अंदर जो नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम उसमें नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे। आइसोटोनिसिटी को बरकरार रखने के बाद जो दूसरी चीज आती है नेजल प्रिपरेशन के अंदर, वो है पीएच। अब जबकि नेजल की जो पीएच है वो यूजुअली न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक होती है, जैसे कि 6 से 6.5, तो यकीनन हमें उसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है वो उतनी ही रखनी है जो कि नेजल म्यूकोसा के इक्विवेलेंट हो। अच्छा, तो हमने आपको बताया कि नेजल प्रिपरेशन बनाते वक्त हमें सबसे पहले उसकी आइसोटोनिसिटी को बरकरार रखना है जो कि बिल्कुल नेजल म्यूकोसा के एडजेसेंट हो, इक्विवेलेंट हो। नंबर 2, हमें पीएच का ख्याल रखना है कि हमारी बॉडी की जिस साइड पे भी जिस ड्रग को भी एब्जॉर्ब कराना है तो उसकी पीएच क्या है। यकीनन जो हमारी नोज की पीएच है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 6.5 तक होती है, तो आपको फिर उसी हिसाब से इसकी पीएच बरकरार रखना है। और नंबर 3, हमने इसकी विस्कोसिटी का भी ख्याल रखना है। यही वजह है कि हम विस्कोसिटी बिल्डर्स मटेरियल्स को ऐड करते हैं इन प्रिपरेशंस के अंदर, ताकि ये जो उसका कांटेक्ट का जो टाइम है उसको बढ़ा के जो लीकिंग हो रही है उसको डिक्रीज कर दें। अब ये जो इंक्रीज कर रहे हैं विस्कोसिटी को, अब वो ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ही ज्यादा विस्कस का हो जाए, तो फिर वो यकीनन सीलियरी मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगा। हाँ, ये है कि विस्कोसिटी बिल्डर्स मटेरियल को एक खास क्वांटिटी के अंदर उसको ऐड किया जाता है। अब ये कौन से होते हैं विस्कोसिटी बिल्डर्स, जिसको हम थिकनिंग एजेंट कहते हैं? मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इनको ऐड किया जाता है। इन नेजल सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस की कुछ एडवांटेजेस हैं। वो क्या है? इनका रैपिड ऑनसेट होता है एक्शन का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आईवी इंट्रावीनस रिस्पॉन्स हमें मिल रहा होता है। फिर दूसरी चीज, हम नो फर्स्ट पास इफेक्ट। अब चूंकि अगर ड्रग ओरली दी जा रही है, पर ओरली दी जा रही है, तो यकीनन वो माउथ के जरिए से स्टमक और फिर लिवर के डिग्रेडेशन से गुजरेगी। मगर अगर वो नेजली एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, जैसे हमने मिग्रेन के केस में देखा, ऑस्टियोपोरोसिस और नोजिया, तो यकीनन वो जो फर्स्ट पास इफेक्ट से अगर वो डिग्रेड हो रही है तो वो बच जाएगी। नंबर 3, इजी
to give to unconscious patient. यकीनन अब वो पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है उनको हम easily administered कर सकते हैं. Number 4, help combat irritation caused by dust and pollens. ये हमें जो डस्ट और पोलन से जो इरिटेशन कॉज हो रही है उसको उससे तकलीफ से राहत पहुंचाने में उसका राहत पहुंचाएगा. इसके अलावा ये रिड्यूस करेगा कंजेशन को, स्वेलिंग को एंड इन्फ्लेमेशन इन द साइनस. कुछ प्रिपरेशन तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इस तरह की होती है कि वो स्टॉप कर देती हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन को और प्रिवेंट कर देती हैं एलर्जिक रिएक्शन. ये तो हमें मालूम है हिस्टामिन जो है वो इन द केस ऑफ एलर्जी रिलीज होता है तो वो फिर प्रिवेंट कर देती है एलर्जिक रिएक्शन को. हेल्प ट्रीट एंड इची एंड रनी नोज. अब जब किसी को वायरल इन्फेक्शन हो तो कितना ज़्यादा इची और कितना ज़्यादा रनी नोज हो रही होती है तो उसमें ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए यूज होता है. इसके अलावा ये रिलीफ पहुंचाता है स्टफनेस एंड कंजेशन में. अब जब बहुत ज़्यादा रनी नोज हो रही हो और कंजेशन हो तो उस वक्त नेजल सॉल्यूशन उसको रिलीफ पहुंचाएंगे. अब हम आपसे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं. यकीनन अगर ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कोई फायदे हैं तो यकीनन कोई नुकसानात भी होंगे. क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो अमूमन इस तरह की जो नेजल प्रिपरेशंस होती हैं, नेजल सॉल्यूशंस होते हैं वो बिटर होते हैं और अनप्लेजेंट होते हैं टेस्ट में और इसी की वजह से बच्चे इनको अमूमन नापसंद करते हैं. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इनके अंदर चूंकि हम एडिशन करते हैं उन अज्जा को जिससे हमारे नेजल कंजेशन में सुकून मिलता है तो फिर अल्टीमेटली हमारे अंदर एडिक्शन डेवलप हो जाती है फॉर सच काइंड ऑफ द प्रिपरेशन. नंबर 3, ये हमें गिव टेम्परेरी रिलीफ एंड रिलीफ दैट लास्ट अ फ्यू आवर. ये जो हमें रिलीफ देता है ये यकीनन कुछ घंटे तक रहता है मगर हम ये कहें कि परमानेंट तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. नंबर 4 डिसएडवांटेज, मोस्ट कैन लीड टू इंक्रीज द इरिटेशन. ये जो यहाँ पे नेजल में अप्लाई किया जा रहा है वहां पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. इसके अलावा नेजल बर्निंग एंड नोज ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है. अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से नेजल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि मार्केट के अंदर अभी का काम ही ये है कि वो जो कंपीटिंग करता है फॉर द रिसेप्टर साइट टू ब्लॉक द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन को और फिर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. एग्जाम्पल है ज़ाइटेक नेजल सॉल्यूशन. इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे can be used to relieve the symptoms of sinusitis, hay fever, allergic rhinitis, and non-allergic perennial rhinitis. ठीक है, द एग्जाम्पल है उस कंपाउंड की, उस जेनेरिक की, बैक्रोमिथासोन. इसके अलावा हम इसको इम्यूनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. ये इन द फॉर्म ऑफ नेजल स्प्रे दी जाती है. मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ. आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को एज अ नेजल स्प्रे इंजेक्ट किया जा रहा है. इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नेजल स्प्रे जैसे कि कीटोरोलेक्स, ट्रोमिथामिन
is the first and the only NSAID nasal spray, which is an effective non-narcotic alternative for the patient who require the pain relief at the apoidal level. यानी कि आप देखें कि अब हमने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को इन द फॉर्म ऑफ नेजल स्प्रे तक बना लिया है, क्योंकि बाज़ पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अनबेरेबल हो जाती है। क्विक रिलीफ देगा आपको नेजल स्प्रे। ये विद द नेम ऑफ स्प्रेक्स के नाम से अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसके जेनेरिक नेम केटोरेलेक्स ट्रोमिथामाइन नेजल स्प्रे। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन नेजल स्प्रे भी अवेलेबल है। अब बिल्कुल ये नॉर्मल सलाइन स्प्रे की फॉर्म में है जो कि नॉन मेडिकेटेड है। इसके अलावा डी कंजेस्टेंट नेजल स्प्रे और अवेलेबल ओवर द काउंटर OTC अवेलेबल इन मेनी कंट्रीज। अच्छा, इसका काम क्या होता है? वर्क टू वेरी क्विकली ओपन अप द नेजल पैसेज बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स इन द लाइनिंग ऑफ द नोज। चलें हम आपको इसका मास्टर फार्मूला बताते हैं जो कि 500 ml के लिए है। इसका मास्टर फार्मूला 500 ml में है। ग्लिसरीन आपको लेना है 20 ml, इथेनॉल 40 ml, नॉर्मल सेलाइन 500 ml। मगर हम इतने बड़े उस पर तो नहीं बनाएंगे लार्ज वॉल्यूम में, हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो ग्लिसरीन आप कैलकुलेट करें, जब 500 में 20 ml डल रही है तो 25 के अंदर कितनी होगी? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 500 1 ml। इथेनॉल 40 ml डल रहा है 500 ml के अंदर, तो रिड्यूस फार्मूले में यानी कि 25 ml के अंदर अब वो कितना डलेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि 2 ml। नॉर्मल सलाइन भी इसी तरह, क्योंकि पहले 500 ml में था मगर अब वो 25 ml में, तो हम 25 ml नॉर्मल सलाइन लेंगे। अच्छा, अब इसमें ग्लिसरीन, इथेनॉल और नॉर्मल सलाइन का क्या काम है? ग्लिसरीन यूज हो रहा है एज अ ह्यूमेक्टेंट, इथेनॉल यूज एज अ एंटीसेप्टिक, तबकि नॉर्मल सलाइन यूज हो रहा है यहाँ पे, हमने जो आपको बताया था कि टोनिसिटी मेंटेन रखने के लिए, आइसोटोनिसिटी मेंटेन रखने के लिए। प्रोसीजर कुछ इस तरह से है। आपने ऐड करना है इथेनॉल को एंड ग्लिसरीन को इन अ बीकर। इथेनॉल हमने लिया 2 ml और ग्लिसरीन लिया 1 ml। आपने इन दोनों को मिक्स किया इन अ बीकर और ऐड कर दिया नॉर्मल सलाइन और उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया अप टू 25 ml। अच्छा, अब पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। अब काउंसलिंग में क्या चीजें रिक्वायर्ड है, चलें हम आपको बताते हैं। How to use nasal sprays properly. Blow your nose gently before using the spray. Wash your hands well with soap and water. If instructed by your pharmacist or doctor, gently shake the bottle for 10 seconds. Remove the cap from the nasal spray container. Some nasal sprays need to be primed before using for the first time, or if they haven't been used for several days. Check with your doctor or pharmacist first, and if your spray needs to be primed, spray it into the air, away from your face, a few times before using. With your head upright and tilted forward slightly, press your finger against one side of your nose to close one nostril. Gently insert the nasal spray into the other nostril. With your thumb supporting the bottom of the bottle, press down on the white applicator with 2 fingers. Breathe in through your nose and out through your mouth.
If you are using spray in both nostrils, repeat steps 6 and 7 for the other nostril. If you are using more than one spray at a time, repeat steps 6 and 7. Put the cap back on the nasal spray container. Avoid blowing your nose for several minutes after using spray. Always follow the directions provided by your doctor or pharmacist. These instructions are meant to be a general guideline. Check with your pharmacist if you have any questions. ओके, अब हम आपको बताते हैं कि आपने लेबल जो बनाना है वो किस तरह का लेबल बनाना है। तो हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि लेबल की एक खास रिक्वायरमेंट है कि आपने उसका एक नाम देना है, जिससे कि हम ब्रांड नेम कहते हैं। अब आपने उसका लोगो आपने बना लिया, किसी कंपनी का नाम दे दिया। यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट्स आएंगे, बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और रिटेल प्राइस। मगर आपने इसके अलावा लेबल के अंदर शामिल होंगी प्रिकॉशन, जिसके ऊपर आपने लिखना है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। नंबर 2, फॉर द नेजल यूज ओनली, कंसल्ट द फिजिशियन इफ एनी साइड इफेक्ट अपीयर। इंडिकेशन क्या है इसकी? मॉइस्चराइज द ड्राई नेजल म्यूकोसा। नंबर 2, नेजल कंजेशन। नंबर 3, द नेजल इन्फेक्शन। स्टोरेज कंडीशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो इसकी है कि स्टोर करना है बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। डोजेस आपने मेंशन करनी है। अगर कुछ और इंस्ट्रक्शन डॉक्टर की तरफ से दी गई है तो वो फिर यहाँ पर लिखनी है। स्टूडेंट, लेबल के हवाले से मैं आपको फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग की बुक से नेजल इस प्रिपरेशन के बारे में जिन्होंने डिस्क्राइब किया है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। नेजल ड्रॉप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इसको आप हेक्सागोनल एम्बर फ्लूटेड ग्लास बॉटल के अंदर रखेंगे विद अ रबर टीथ एंड द ड्रॉपर क्लोजर के साथ। प्रिकॉशनरी में आपने उसके ऊपर क्या लिखना है? नॉट टू बी टेकन। ठीक है। और फार्मेसी के अंदर बनाई गई नेजल ड्रॉप को 4 वीक्स के अंदर अंदर यूज करना है। ये इसकी आप समझें कि शेल्फ लाइफ है। आपको यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि हमारे जो नेजल ड्रॉप्स हैं, इनकी प्रिपरेशन बनाने के बाद जो लेबल बनता है, इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। तबकि इससे पहले जब हमने आपसे एयर ड्रॉप बनवाए थे तो उसमें जो लेबल था वो रेड कलर के ऊपर प्रिंट होगा। कलर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चूंकि हमें रेगुलेटरी गाइडलाइन चीज के बारे में बताती हैं, तो हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम आपको एक होम असाइनमेंट दे रहे हैं आज के एक्सपेरिमेंट के हवाले से। आपने नेजल फार्मास्यूटिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनके नाम लिखने हैं जो अवेलेबल है। आप फार्मा गाइड की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। नंबर 2, आपको पेशेंट काउंसलिंग के हवाले से वीडियो दिखाई गई। आपको पेशेंट काउंसलिंग को डिस्क्राइब करना है इन वर्ड के अंदर। नंबर 3, आपने आज की जो ये हमने नेजल सॉल्यूशन बनाया है, इसका ड्रग लेबल तैयार करना है। कीप इन माइंड कि हमने आपको जो इंस्ट्रक्शन लेबल के हवाले से दी है आज की वीडियो में, आपने
उसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपसे थर्ड एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।